हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है यूपी बोर्ड के छात्रों कक्षा 12 के में हिंदी में गद्य खंड पर आधारित जो पहला अध्याय है राष्ट्र का स्वरूप, आज हम उसके बारे में देखेंगे। इसके आगे आपने वीडियो में देखा होगा कि राष्ट्र के स्वरूप के हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है गद्यांश वो पढ़ाए थे, तो आज उसके आगे के जो अन्य महत्वपूर्ण रह गए हैं आज वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसके आगे का जो महत्वपूर्ण जो हमारा गद्यांश है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कहा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये तो हमारा गद्यांश था। इससे रिलेटेड देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको इसको पढ़कर आपको इसके उत्तर देने रहते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपर्युक्त तो गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आप जो है इसको संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। क्या है कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो देखिए इस प्रश्न को इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक क्या है कि जब तक जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो जो है निरंतर जो है उगती रहेंगी, तब तक क्या होता है, क्या कहा गया कि जो सूर्य की रश्मियाँ अर्थात जो किरणें होती हैं वो नित्य यानी प्रतिदिन प्रातःकाल जब तक जो है इस भुवन को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक जो राष्ट्रीय लोगों का जो जीवन है वो क्या है, अमर है। फिर अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसमें रेखांकित अंश तो केवल इतना ही दिया गया है, लेकिन आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे जिससे आपको किसी प्रकार की छात्रों को परेशानी ना हो। तो देखिए पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। जन का प्रवाह अनंत है। क्या है, जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादात्म्य प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक राष्ट्र का जो इतिहास है वो निरंतर क्या रहता है, बदलता रहता है तथा उसमें उसके क्या है उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। कहा गया है किंतु जो राष्ट्र के निवासों की जो श्रृंखला है वो क्या है, निरंतर चलती रहती है। क्या है, निरंतर चलती रहती है। और जो राष्ट्र के जो निवासियाँ हैं जो निवासी हैं उनकी श्रृंखला जो निरंतर चलती रहती है और जो मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण जो है हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ जो है क्या स्थापित कर लिया है, तादात्म्य प्राप्त कर लिया था। तादात्म्य जो है सहस्त्रों वर्षों से मतलब हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य जो है वो स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता जो है वो बनाई हुई है। फिर कहा गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक जो राष्ट्रीय जन का जीवन है वो भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। कहने का तात्पर्य है ठीक उसी प्रकार जब तक जो प्रतिदिन सूर्य निकलता रहेगा था, सूर्य की किरणों से प्रातःकाल जो हमारा भुवन है वो अपनी किरणों से इस अमृत रूपी किरणें जो हैं वो बढ़ती रहेंगी, निकलती रहेंगी, तब तक जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है वो तब क्या रहेगा, अमर रहेगा। आगे क्या कहा है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी का जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र में इतिहास में उन्नति और अवनति के जो अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं,
किंतु जो राष्ट्र के लोगों में जो नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें क्या किया है, सहन किया है। क्या कहा है कि जो हमारे राष्ट्रीय इतिहास है उसकी उन्नति और अवनति में अनेक उतार चढ़ाव मतलब अनेक कठिनाइयाँ आती रही हैं, किंतु जो हमारे राष्ट्र के लोगों ने हैं उन्होंने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए क्या किया है, उसे सहन किया है और उसे क्या किया है, पार किया है। और आज भी हमारे राष्ट्र के निवासी इन उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक क्या है, जीवित है, अजर और अमर है, अर्थात जीवित हैं। फिर कहा गया है कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अर्थात कहा गया है कि जो राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जो जीवन है वो नदी के प्रवाह की भांति है। किसके प्रवाह की भांति देखिए कहा गया है, नदी की प्रवाह की तरह है। तो कहा गया जो यहाँ के लोगों का जो जीवन है, राष्ट्र के निवासियों का जो निरंतर चलने वाला जीवन है वो किसकी तरह है, नदी के प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार क्या कहा गया कि इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उद्यान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म किसके द्वारा, श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र तत्र विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ जाता है। जिस प्रकार क्या कहते हैं कि जो नदियाँ होती हैं और निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र डेल्टा छोड़ती हैं, उसी प्रकार जो राष्ट्र का मानव है वो अपने श्रम और कर्म से उसके उत्थान के लिए अर्थात निरंतर जो उत्थान अर्थात जो विकास होता है उसके विकास के लिए क्या छोड़ता जाता है, अपने पदचिन्ह छोड़ता जाता है। तो ये तो संपूर्ण पदांश की व्याख्या हो गई। उसी में अगला हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है। तो जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है, नदी के समान है। किसके समान है, नदी के समान है। तो ये तो इस गद्यांश से जुड़े प्रश्न हो गए थे। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो अगला गद्यांश है उसके बारे में हम देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो कहा गया है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो ये तो हमारा क्या था, गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता है कि जैसे आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश तो हमारा इतना ही है, हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। मतलब इसमें लेखक का कथन है कि प्रत्येक देश में जो है पृथक पृथक संस्कृतियाँ होती हैं। क्या होती हैं, पृथक पृथक। मतलब देखा होगा कि जैसे हमारे देश में बहुत से जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अब भाषाएं अलग होती हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, वैसे ही प्रत्येक देश में जो है अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं और उन समस्त संस्कृतियों का जो अस्तित्व होता है वो परस्पर मेल जोल एवं एकता की भावना पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, एकता की भावना पर निर्भर होता है। यदि किसी भी राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियाँ जंगल और सागर जैसी सौहार्दपूर्ण तथा अविरोधी स्थिति प्राप्त कर ले तो उस राष्ट्र के नागरिक जो हैं वो सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब क्या कहा गया है कि
जो उस देश के लोग हैं वो कहते हैं अगर किसी भी राष्ट्र के जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो जंगल के समान और सागर के जैसी सौहार्दपूर्ण तथा अविरोधी स्थिति प्राप्त कर लें तो वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो सुखी जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। और कहा गया है कि यदि जंगल की स्थिति का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि वहाँ की वनस्पतियाँ, लताएं, पेड़ पौधे, घास फूस आदि सभी में जो है वो परस्पर मेल जोल की भावना रहती है। कहते हैं अगर हम किसी जंगल में जाएं और वहाँ देखें तो वहाँ की जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं अर्थात घास फूस हैं, उन सब में जो है कैसी भावना रहती है, आपसी मेल जोल की भावना रहती है। और कहते हैं कि वे एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर परस्पर क्या बने रहते हैं, पारस्परिक सम्मिलन अर्थात परस्पर सहयोगी बने रहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें तो कह सकते हैं कि लताएं जो हैं वो किससे, वृक्षों से, जो लता होती वो वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए उनकी वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार वो एक दूसरे के क्या हो गए, सहायक बने रहते हैं। फिर कहा गया है कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। क्या कहा गया है कि जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाली नदियां जो हैं अपने अलग अलग अस्तित्व को भुलाकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है। जैसे आपको पता होगा कि जो है सारी जो नदियां हैं वो अलग अलग देशों से बहकर जाती सागर में मिलती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो अलग अलग नामों से पुकारे जो नदियां हैं वो अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार जो हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि अपने संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को क्या प्रदान करें, महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव का विस्मृत कर देना चाहिए और जो हमारा पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता है उसमें एकता की भावना का क्या कर देना चाहिए, परिचय देना चाहिए। फिर कहा गया कि समन्वय युक्त जो जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, अर्थात इस प्रकार जो है समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप जो है किसी राष्ट्र के नागरिक जो हैं वो जो है सुखद जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर जो राष्ट्र के लोग हैं वो अपने अगर अस्तित्व को सुरक्षित रह सकते हैं, अतः राष्ट्र अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय पर आदि भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए, अर्थात इन सब जाति धर्म को बुला देना चाहिए कि कौन किस जाति से है तथा अपने पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का मतलब कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी जो है इस राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो क्या रह सकेंगे, सुखदायी मतलब सुखद सुखी रूप से रह सकते हैं। तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई। फिर देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो देखिए अभी यहाँ पे पढ़ा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पतियाँ, तो कहा गया है कि इस जंगल में अनेक प्रकार के क्या हैं, वनस्पतियाँ, लताएं, पेड़ पौधे, घास फूस आदि में परस्पर मेल जोल की भावना से रहते हैं। यही सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं। अगला है कि जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलते हैं। तो जल जो है प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलते हैं, समुद्र। देखिए यहाँ पर दिया गया कि समरूपता एक रूपता प्राप्त करते हैं। क्या कहा था अभी हमने बताया था यहाँ पर अर्थ कि जैसे जो नदियाँ हैं जो है अपने अलग अलग देशों से बहकर आती हैं तो वो अपने अलग अलग जो है अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जल प्रवाह जो है नदी के रूप में सागर से आकर मिलती हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती, क्या प्राप्त करती हैं, समन्वय प्राप्त करती हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा और जो राष्ट्रीय संस्कृति है राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, संप्रदाय आदि का आधारित भेदभावों को क्या कर देना चाहिए, विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का क्या कर देना चाहिए, परिचय देना चाहिए।
तो हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियां जो हैं संस्कृत संग में समन्वय प्राप्त करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा इस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न और उसकी व्याख्या। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.